डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। क्लास 10 के पास्ट पेपर्स हल करने का सिलसिला हमने शुरू किया था, तो उसमें के आज इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें ताकि आपको मैट्रिक की और उसके अलावा दूसरी भी मैथ की वीडियो जो है मिलती रहे और आपकी इम्तिहान की तैयारी होती रहे। तो मैट्रिक एग्ज़ाम का बहुत थोड़ा वक्त रह गया, मार्च में, मिड ऑफ मार्च या 9-10 मार्च पेपर स्टार्ट होने, तो तैयारी भरपूर करेंगे तब इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आएंगे। मैट्रिक का टाइम कम रह गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेकंड ईयर में इम्प्रूवमेंट करते हैं और उसमें वो 9 में काफ़ी टाइम उधर गुजर जाता है, तो 10 का टाइम कम होता है। तो 10 का अब जो आखिरी 1.5 महीना रह गया उसमें खूब मेहनत करेंगे तब जाके आपके नंबर आएंगे। तो ये पास्ट पेपर का एमसीक्यूज़ का पास्ट पेपर सॉल्व करने का सिलसिला है, उसमें आज मैं एमसीक्यूज़ कर रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें और इस अपने वक्त को कीमती बनाएं। ये बहुत कीमती वक्त है मैट्रिक का। इसमें पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास x - 1 मल्टीप्लाई x + 1 = 0 है। ये दो फैक्टर्स हैं, दोनों की प्रोडक्ट 0 है। तो इसको आप पता है जब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो इसको आइदर लिख सकते हैं x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो ये हमारे पास x = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और x = -1 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन px² + qx + 2 = 0 और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब ये दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर वो रेसिप्रोकल है तो p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अगर रेसिप्रोकल मतलब ये होता है कि ऐसे दो रूट्स होंगे जिनकी प्रोडक्ट क्या होगी, 1 होगी। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन बी अल्फ़ा एंड 1/α। अल्फ़ा और 1/α एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अब इसमें हमारे पास हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की फाइंड करनी है वैल्यू। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स, आपको पता है सम ऑफ रूट जो होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, यहाँ हमारे पास जो दो रूट्स है वो अल्फ़ा + 1/α है और सम ऑफ रूट -b/a होता है, उस लिहाज से -q/p आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब रूट्स कौन से हैं, अल्फ़ा और 1/α, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है। c क्या आपका इस इक्वेशन में 2 और a क्या p, और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, अल्फ़ा और 1/α कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी आपके पास अल्फ़ा और 1/α कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 रह गया। यानी आपके पास 1/1 = 2/p। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ p क्या आपके पास आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसकी मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ऑप्शन कोई नहीं है, सिर्फ इनके सोल्यूशंस जो पास्ट पेपर में उनको मैंने लिखा है और उसको सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स ऑफ। इसमें ये बताया डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है b² - 4ac होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है और नॉट स्क्वायर है, नॉट अ स्क्वायर नहीं है। आपको पता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 हो और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स क्या होते हैं आपके, इर्रेशनल्स होते हैं। अगर ये स्क्वायर हो तो फिर क्या होता है, रैशनल होंगे। देन रूट्स आर इर्रेशनल, रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच सिचुएशन x वेरी डायरेक्टली हैज़ y। अब इसमें अब देखें ये आपके पास x = 4/y है, ये आपका डिनोमिनेटर में, इसलिए y और x आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गए। और यहाँ भी xy = 6 है, xy = 6 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x = 6/y। तो ये y और x एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गए। इस तरह यहाँ भी x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी आपका डायरेक्टली नहीं आता, ये y = 1 आ जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं। ये आपका डी ऑप्शन जो है x = 7/16y, यानी वो वैल्यू जिसमें ये वैल्यू वेरिएबल भी आपका न्यूमरेटर में, दूसरा वेरिएबल भी न्यूमरेटर में हो,
तो वो एक दूसरे क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यानी ये आपका यहाँ 7/16 कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। 7/16 इसमें क्या आपका कांस्टेंट है, तो इसमें ये ऑप्शन डी है कि इसमें आपका x और y आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वेरी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द आइडेंटिटी 5x + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल 25x स्क्वायर + 40x + 16 इज ट्रू फॉर, या x की ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, ये इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ, ये x की तमाम वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। उसके बाद नेक्स्ट है 6 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x 3 है और सेट y में 2 है। हमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बताने हैं x क्रॉस 1 में, इसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बताने हैं x क्रॉस y में, ऑर्डर पेयर की तादाद नहीं बतानी। अगर इस तरह होता है ऑर्डर पेयर में x क्रॉस y, x में 3 है y में 2 है, तो 3 2 की तरह 6 आ जाएगा। लेकिन इसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो होते हैं वो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बताने, और नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इसमें आपके पास हो जाएगा 2 की पावर क्या होगी, 2 की पावर वो होगी जो इनकी ऑर्डर पेयर है, 3 2 क्या होगा 6, तो 2 पावर क्या आ जाएगा 6, इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 7th, इसमें आपके पास मीन गिवन है 10 और सम ऑफ वैल्यू सिग्मा x 7 + 9k है, n 7 है, आपने वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। आपको पता है सिग्मा x मीन जो है मीन इज इक्वल सिग्मा x/n होता है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, मीन कितना है, मीन इज़ 10/1 और सिग्मा x 7 + 9k बाय n के, तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ n 7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 7 + 9k इज इक्वल टू 70 और आपके पास 9k इज इक्वल टू 70 - 7 और ये आपके पास आ जाएगा 9k इज इक्वल टू 63। अब बोथ साइड को 9 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास k इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो इस तरह जो अननोन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है 8 द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा टाइन थीटा इज इक्वल टू डैश। कोसेकेंट थीटा और टाइन थीटा। अब कोसेकेंट थीटा में पता है किसकी इक्वल होता है, 1 इसका साइन थीटा, 1 साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और टाइन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास 1 कॉस थीटा आ जाएगा, और 1 कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के। 1 कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, 1 कॉस थीटा है। उसके बाद नेक्स्ट है MCQ नंबर 9। इसमें गिवन फिगर है, इसमें हम लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है। कॉर्ड कौन सी होती है, सर्कल किसी भी 2 पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है और सर्कल के सेंटर से पास ना हो उसको कॉर्ड कहते हैं, जो सर्कल सेंटर से पास उसको डायमीटर कहते हैं। अब ये जो रेडियल ये इसका रेडियस है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक डिस्टेंस रेडियस होता है, और सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर हमेशा हमें गिवन है। तो ये हमारे पास ये इसको अगर हम लेट्स सपोज x कह दें तो ये हमारे पास 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। इधर आ जाएगा 25 - 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 9। अब स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x कितना आ जाएगा आपके पास 3। जो कॉर्ड ये इसका हाफ है, ये इसको बाइसेक्ट भी करता है, जो यहाँ से परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। थ्योरम है आपका 9 चैप्टर का दूसरा और तीसरा थ्योरम है। तो इसका मतलब जो कॉर्ड की लेंथ है वो इससे डबल हो जाएगी, कॉर्ड इज इक्वल टू 2 × 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 10th है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ध्यान से जहाँ बात समझना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट इन कॉमन विद सर्कल
ऐसी लाइन जिसके सर्कल के 2 पॉइंट्स कॉमन होते हैं, ऐसे ये अगर सर्कल है और ये ऐसी लाइन जो सर्कल के साथ 2 पॉइंट पे कट कर रही हो, इसको सीकेंट कहते हैं। ये क्या कहलाती है? सीकेंट। और जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है उसको टेंजेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 11, इन गिवन फिगर इफ मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी, ये इसका सेंट्रल एंगल है, ए ओ बी ये इसका सेंट्रल एंगल है, ये आर्क है, इसका सेंट्रल एंगल ए ओ बी है और ये इसका सर्कम एंगल है। हमारे पास हमें पता है रिजल्ट सर्कल में कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो सर्कम एंगल का से डबल होता है, या सर्कम एंगल जो होता है सेंट्रल एंगल से हाफ होता है। तो आपका जो एंगल आपने फाइंड करना है एंगल ए डी बी, ये सर्कम एंगल है। जो सर्कल की बाउंड्री पे जो भी एंगल बनता है वो सर्कम एंगल कहलाता है, वो सेंट्रल एंगल से हाफ होता है। अब यानी जो आपके पास एक आर्क है उसके एक पॉइंट को आपने सर्कल किसी पॉइंट के साथ जोड़ा और दूसरे पॉइंट को उसके साथ जोड़ा, जो एंगल होगा सर्कम एंगल होगा वो इसका हाफ होगा। ये 120 का हाफ होगा 60 डिग्री। उसके बाद 12 है, इसमें भी अब एक ज्योमेट्री का रिजल्ट यूज़ होगा सर्कल के मुतलका। गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास एक कॉर्ड है, यह कॉर्ड है, ये इस कॉर्ड से नीचे एक सेगमेंट होता है, इसको ये सेगमेंट इसको कहते हैं। ये एक सेगमेंट है, स्मॉलर सेगमेंट है, इस ऊपर लार्जर सेगमेंट है। अब इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा की सर्कल के ऊपर, एक इस सर्कल के दूसरे जो मेजर सेगमेंट इसके अंदर एक पॉइंट लिया, उसको इस कॉर्ड के एक पॉइंट से एक एंड से मिलाया, दूसरे फिर उसी पॉइंट को इसके दूसरे एंड से मिला दिया, एक एंगल बना। इस तरह एक और पॉइंट लिया, उसको भी इसके एक एंड से मिलाया, फिर दूसरे एंड से मिलाया। ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये इसको कहते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये इक्वल होते हैं। ये एंगल भी 30 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल्स होते हैं मेजरमेंट। अच्छा, अब इसमें एक्स फाइंड करना है। ये हमारे पास देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी इस एंगल का और इस एक्स का सम 180 है। अगर ये 30 है तो एंगल एक्स आपके पास 180 माइनस 30 डिग्री होगा, तो एंगल एक्स आपका 150 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। स्ट्रेट लाइन एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपका 12वां MCQ भी हो गया। उसके बाद 13 है, द डायमीटर ड्रॉन, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल्स आर डैश। ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास ये एक सर्कल है, लेट्स सपोज ये एक सर्कल है और इसका ये डायमीटर है, ये डायमीटर है जो सेंटर से पास होता है। अब एक टेंजेंट यहाँ ड्रा की जाए, दूसरी टेंजेंट यहाँ ड्रा की जाए, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ऐसी टेंजेंट जो एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर ड्रा की जाए, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट है द ट्राइंगल विद साइड्स 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर इज। अब हमने बताना है इसमें टाइप ऑफ ट्राइंगल बतानी है, टाइप ऑफ ट्राइंगल बतानी है। इसमें 8, 15 और 17 में सबसे जो ग्रेटर लेंथ है वो है 17। तो इसे हम चेक करते हैं कि 17 का स्क्वायर आपका 8 स्क्वायर और 15 के स्क्वायर की इक्वल है। इज़ इट इक्वल? ये 17 स्क्वायर आपके पास 289 आता है, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। ये 289 और इसको ऐड कर दिए 289 हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है? ये जो साइड्स ट्राइंगल कौन सी आपकी? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद फंक्शन का क्वेश्चन है एक, इसमें आपका एक फंक्शन है g फ्रॉम x टू y। इसमें देन विच ऑफ फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट। अब ये बताना है कि ये फंक्शन इज़ इट फंक्शन और नॉट फंक्शन, और अगर फंक्शन है तो इसकी टाइप कौन सी है। वो आपके मुख्तलिफ ऑप्शन थे, लेकिन ये देखें इसका पहला ये डोमेन होता है, ये डोमेन है, ये x से y की तरफ फंक्शन है, इसमें ये डोमेन होता है। इसमें आप देखें डोमेन में से एक एलिमेंट आपका एक खाली है, डोमेन में से एक आपका एम्प्टी, ये सैरो आपका राइट साइड पे नहीं जा रहा। जब डोमेन इसकी इसमें सिर्फ A, B, D और C मिसिंग है, डोमेन में से एक एरो आपका मैप ना और रेंज की तरफ, तो वो फिर फंक्शन नहीं होता।
यानी यहाँ आपका डोमेन से हर एक के साथ इसके साथ आपके पास लैपिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ आपके पास लैपिंग नहीं है, कोई मिस है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ये नॉट अ फंक्शन है। डोमेन में अगर आपके पास कोई एक लेटर से दूसरी तरफ उसके साथ वो मैप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 16 है। इसमें आपके पास ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/b, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/c। इसमें फिर कौन सा ऑप्शन है वो बताना है हमने। देखिए हमारे पास गिवन है ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/b, इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू के बाई बी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए बी इज इक्वल टू के हो जाएगा। इसी तरह b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/c, तो b इज इक्वल टू बी सी, b इज इक्वल टू के बाई सी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बी सी इज इक्वल टू के। अब ये दोनों इक्वेशन के इक्वल है, तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब इसमें बी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में ए इज़ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास ये आ रहा है, बी ऑप्शन, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। उसके बाद समझ आगे होगी उम्मीद है आपको। इसमें हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव किया है और कांस्टेंट आ गया, के आ गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ए बी इज इक्वल टू के आ गया, यहाँ भी वही बी इज इक्वल के बाई सी पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर दोनों ये भी के की इक्वल है, ये भी के की इक्वल, आपस में इक्वल होंगे, बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू सी, और उसको फिर लिख सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। उसके बाद 17 है, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाती है, वो आपकी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कहलाती है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये आपके पास ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो, या न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, वो क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है। उसके बाद उसके बाद 18 है, इफ x and y आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होता है जिनमें कोई एलिमेंट भी कॉमन ना हो, तो फिर देन x यूनियन y इज इक्वल टू क्या होगा, जब x और y डिसजॉइंट सेट ऐसे होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसकी x यूनियन y किसकी इक्वल होगा, y यूनियन x की इक्वल होगा, y यूनियन x के ही इक्वल होगा। डिसजॉइंट सेट मीन ये x होगा और ये y होगा। इसको वेन डायग्राम बनाए तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और अगर ये इस तरह आप वेन डायग्राम बनाएंगे और ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब इनके ये आपके डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये ओवरलैपिंग सेट्स है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल Q। ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है QRS। इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है हमको, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या इक्वल हो, तीनों साइड भी इक्वल हो और तीनों एंगल्स भी क्या इक्वल हो। तो ये जस्ट जो मेजरमेंट दी गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसके सारी साइड्स क्या इक्वल होती हैं। जब सारी साइड इक्वल हो, सारे एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये जो एंगल Q है, ये आपका 60 डिग्री होगा। एंगल Q कितना होगा, इसमें कोई वर्किंग नहीं करनी, सिर्फ जस्ट आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इज सच ए ट्रायंगल विच हैज़ 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड हुज 3 एंगल्स आर ऑफ मेजरमेंट 60 डिग्री। नेक्स्ट 20th MCQs है, इन गिवन फिगर वंस अगेन एक सर्कल गिवन है, इफ़ रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, यहाँ O से लेके B तक ये 5 है, O से लेके यहाँ तक, इसको भी अगर लेट्स सपोज हम C कह दें तो ये OC भी 5 ही होगा। और इसमें AB 2 सेंटीमीटर है, ये AB आपका 2 सेंटीमीटर है, ये 2 है और टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो ये जो O है ये आपके पास 3 रह जाएगा। और ये OC भी रेडियस है, ये भी 5 है, तो आपने इसमें कॉर्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर वो जिस तरह पहले हम एक तरह कर चुके हैं, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हम x फाइंड करेंगे और x फाइंड करें उसको डबल करेंगे तो हमारे पास कॉर्ड आ जाएगी।
इसमें भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस है, 5 का हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास 25 और ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, स्क्वायर रूट ले लें, 2 के साथ कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और कॉर्ड हमारे पास जो आ जाएगा इसका डबल आ जाएगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है, कॉर्ड इसका 2 × 4 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। उसके बाद 21 है द डिस्टेंस between the centers of two congruent touching circle externally is equal to, यानी अब इसमें यह है कि दो congruent सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल दोनों congruent है, इनके जो एक्सटर्नली टच करें इनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है ये सेंटर्स है, ये बुक में MCQs है, ये दोनों के जो सेंटर के दरमियान ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, तो टचिंग ये इनके दोनों के सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगा, वो इक्वल होगा डायमीटर ऑफ वन, डायमीटर यानी ये आर है, ये आर प्लस आर क्या होता है 2r होता है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल एक्सटर्नल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ वन सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट है इफ ए कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक कॉर्ड जिसका सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट आर, यानी एक कॉर्ड है जिसका सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है, यानी इस तरह ये आपके पास इस तरह ये आपके पास एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड है, इसका ये जो सेंट्रल एंगल है ये सेंट्रल एंगल 60 है। अब ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है और ये सर्कल का सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, तो इस पर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये 60 तो पीछे कितना रह गया 120 रह गया, 120 रह गया, तो फिर ये जो एंगल है ये 120, ये दोनों एंगल इक्वल होने क्योंकि ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है, बल्कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन जाएगी, तो ये आपके पास ये आपका ये रेडियल सेगमेंट है, ये भी रेडियल सेगमेंट है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये 60 है तो 120 को 2 पे डिवाइड करें 60 आएगा, तो इसमें द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट भी आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास इफ कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड सेंट्रल एंगल 60 देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट्स आर इक्वल, ये इक्वल होंगे आपस में तीनों, दोनों रेडियल सेगमेंट और कॉर्ड की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है 23rd है, इसमें इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ, ये सर्कल का सेंटर है, द वैल्यू ऑफ x बतानी, ये x की वैल्यू बतानी है हमने, ये भी हमारे पास ये अब सेंट्रल एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है, यहाँ से हम इस तरह ज्वाइन करें तो ये हमारे पास ये OBC आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 होगा, क्योंकि ये आपका OB और OC रेडियल सेगमेंट है, ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा 20 होगा, और ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा, क्योंकि OA और OC रेडियल सेगमेंट है, तो ये पूरा फुल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल 50 डिग्री हो जाएगा, और ये सर्कम एंगल है और ये सेंट्रल एंगल है, जो सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल क्या होता है डबल होता है, तो एंगल x आपका 100 डिग्री होगा। इसमें OB और OC ये रेडियल सेगमेंट है, ये OBC और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, ये 20 है, ये भी 20, ये 30, ये भी 30, तो 30 + 20 50 और ये इसका डबल हो जाएगा 100। उसके बाद 24th MCQ है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई देन सर्कल विल, अब ये वही बात आ गई है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल, यानी दो सर्कल के सेंटर के में जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के सम की इक्वल है, तो सर्कल क्या होंगे, वो एक्सटर्नली टच करे होंगे, जैसे ये सर अभी पहले हमने बताया था, ये देखें ये दो सर्कल्स हैं, इनके जो सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के सम की इक्वल है, ये R1 है, R2 के इक्वल है, तो ये दोनों क्या करेंगे एक्सटर्नली टच करेंगे, एक्सटर्नली
टचिंग, एक्सटर्नल ही टच कर रहे होंगे। उसके बाद 25 है द ट्राइंगल विथ साइड, यहाँ फिर वही उसी तरह का आ गया। हमारे पास 5, 7 और 8 में सबसे ग्रेटर साइड 8 है। 8 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर की इक्वल है। ये 64 हो गया, ये 25 हो गया, ये 49 हो गया। तो ये आपके पास 64 इज इक्वल टू 64 आ गया। पैथागोरस पे वैलिड हो गया। तो ये आपके पास पैथागोरियन मेजरमेंट है। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। उसके बाद इसका जो है आज की इस वीडियो का लास्ट MCQs है। इसमें भी आपने बताना है कि इफ़ h एक फंक्शन है L to M देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। इस देखें A के साथ 4 है, B के साथ 2 है, C के साथ 1 है, D के साथ 3 है। इस डोमेन में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका रेंज के साथ मैपिंग ना हो रही हो, और इसके साथ एक के साथ एक मैप हो रहा है, रेंज में भी कोई ऐसा नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें 1 के साथ 1 क्रॉसपोंडेंस हो और रेंज में कोई मिसिंग ना हो, ऐसा फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन होता है। और 1 क्रॉसपोंडेंस भी है, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये आपको जो गिवन है फिगर में, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। इस ऐसा फंक्शन जिसमें ये फंक्शन तो है और इसकी रेंज में भी कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है। और 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस ये होती है कि देखिए 1 के साथ 4 है, B के साथ 2 है, C के साथ 1 है और D के साथ 3 है। हर एक के साथ एक एक मैच कर रहा है, हर एक के साथ एक एक मैच कर रहा है, कोई मिसिंग नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जो 1 क्रॉसपोंडेंस भी है और ऑन टू फंक्शन हो, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और अगर आप समझते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसको ज़रूर आगे शेयर भी करें और इसको समझें, और कमेंट्स में बताएं अगर कोई बात समझ नहीं आई। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैथ्स की नई नई वीडियो आपको जो है मिलती रहे।